गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 वीडियोस से हम लोग खंड क का 6th लेसन न्यायपालिका पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, क्यों न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, इस बारे में हमने अध्ययन किया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की श्रेणी में ही उसका एक अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, नाम से स्पष्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो न्याय उसके अधीनस्थ न्यायालयों में दिया जा चुका है उसका पुनर्अवलोकन करना, फिर से उस पर अपील जो लोग करते हैं उस पर फिर से पूरा निर्णय देखना कि क्या वह निर्णय सही हुआ है या नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 131 तथा 132 द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी किसको प्राप्त है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। यदि संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल कोई कानून इस मूल अधिकार के विरुद्ध पारित करते हैं तो उच्च न्यायालय राज्यों के कानून तथा सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य या अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालय द्वारा कानूनों तथा प्रशासकीय नीतियों की संवैधानिकता की जांच तथा ऐसे कानूनों और नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करते हो, यानी जो संविधान विरुद्ध हो उनका खंडन करना। अमेरिकी न्यायाधीश मार्शल ने 1830 में मार्वरी बनाम मेडिसन के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत विधायी कानूनों तथा कार्यपालिकी और प्रशासकीय कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या यह एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर कार्य किया है या नहीं किया, यानी हम अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करें, अतिक्रमण न करें। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति क्या है या उसकी सीमाएं क्या हैं? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सीमित है क्योंकि भारत का संविधान यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समान बहुत अधिक कठोर नहीं है। भारत में केंद्र सरकार यदि किसी ऐसे कानून को देश के लिए हितकारी समझती है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो वह संविधान में सरलता से आवश्यक संशोधन कर उस कानून को संविधान सम्मत घोषित कर सकती है। तो ऐसा प्रावधान भारत में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया जा सकता है। अनेक बार संविधान में इस प्रकार के संशोधन किए भी जा चुके हैं। भारत में न्यायाधीश CR दास ने स्वयं में स्वीकार किया कि हमारे देश में अमेरिका की तरह न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उतना अधिक विस्तृत न्यायाधीशों को प्राप्त नहीं है, न्यायालयों को प्राप्त नहीं है जितना कि अमेरिका में प्राप्त है। अमेरिका के संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है। वस्तुतः भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह या जापान के संविधान के समान बहुत अधिक मजबूत न्यायालय को बहुत अधिक न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को बहुत अधिक प्रदान नहीं किया गया है। इसके 2 कारण हैं। 2 तथ्यों के आधार पर ऐसा किया गया है। पहला, संघ तथा राज्य जिसके विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं था और वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं करता। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति के संबंध में डॉक्टर दुर्गा दास बसु ने कहा है
कि न्यायिक पुनरावलोकन के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत विधायी श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संवैधानिक सीमाओं के प्रतिकूल हैं, परंतु इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा अथवा संविधान के आदर्शों के आधार पर विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता है। भारत में न्यायालयों की स्थिति ब्रिटेन और अमेरिका दोनों संविधानों के बीच की है। यानी अमेरिका का संविधान बहुत अधिक कठोर है और ब्रिटेन का संविधान बहुत अधिक लचीला है, और भारत का संविधान इन दोनों के बीच का पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रगतिशील भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय कानून का रक्षक होने के साथ साथ प्रगतिशीलता का संवाहक है। यानी देश को प्रगतिशील बनाना, कानून को प्रगतिशील बनाना, ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। देश की स्वतंत्रता के बाद उसने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगतिशीलता के दायरे में काफी विस्तृत किया है। कृषि भूमि में हकबंदी से संबंधित सरकार के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक करार दिया। हकबंदी क्या थी बच्चों? जब भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुआ तो हकबंदी और चकबंदी दोनों को लागू किया गया। हकबंदी था कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, यानी एक व्यक्ति के पास इससे अधिक भूमि न हो तो अधिकतम सीमा का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। उस फैसले को जो केंद्र सरकार ने किया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही करार दिया गया था। और इसी तरह चकबंदी को भी अपनाया गया था। बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर लागू करना। मान लीजिए एक किसान के पास 3, 4, 5 खेत हैं, तो उसे 5 जगह या 4 जगह जाना पड़ता है। वो 4 जगह एक ही समय पर मौजूद नहीं हो सकता है। तो सरकार ने कहा कि जितने उसके 4 खेत हैं उसको नाप लिया जाए, उसके बराबर एक खेत उसे एक जगह दे दिया जाए, तो इसे चकबंदी कहा गया। तो इन दोनों को, चकबंदी और हकबंदी को, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित करार दिया था। भूमि कानून आम नागरिकों के हित के लिए बनाए गए थे, चाहे कुछ लोगों को इससे कष्ट पहुंचा। जैसे अभी मैंने हकबंदी आपको कहा कि हकबंदी में अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। जिसके पास बहुत अधिक भूमि थी उसे अपनी भूमि सरकार को कम कीमत पर देनी पड़ी। तो उससे हो सकता है उनका कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उनका फायदा हुआ जिनके पास भूमि नहीं है। जो भूमिहीन किसान थे उनको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हुई। 16 दिसंबर 1993 को केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया कि पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया जाए। बंधुआ मजदूरी क्या होती है बच्चों? जब हम किसी व्यक्ति ने जिसने हमसे कुछ ऋण लिया है या उधार लिया है, उससे हम तब तक बिना किसी वेतन के कार्य कराएं जब तक वो पुराना ऋण चुकता न कर दे, तो ये दैट इज कॉल्ड बंधुआ मजदूरी। प्रदूषण को दूर करने के उपायों के तहत चर्म शोधनशालाओं को बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय भी दिया गया। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो देश हित या लोगों के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए जो कार्य किए गए थे, उनको उचित ठहराते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए यह प्रयास किया कि केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि केंद्र सरकार अधिक से अधिक इसी प्रकार के निर्णय ले। जनहित याचिकाएं अथवा उससे बच्चों न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि यदि नागरिकों को राज्य के कानून द्वारा कोई हानि पहुंचती है तो वे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार की जनहित याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। जनहित, लोगों के हित के लिए याचिकाएं, यानी कोई ऐसा नियम आ गया है जिससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो और सामूहिक रूप से हम याचिका दायर कर सकते हैं। जब सामूहिक रूप से याचिका दायर करेंगे तो उसे कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका से तात्पर्य है कि लोकहित के किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति या समूह जिसने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सरकार के हाथों
किसी भी प्रकार की हानि उठाई है। अनुच्छेद 21 तथा 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित याचिका तथा न्यायिक सक्रियता एक दूसरे के साथ गहन रूप से जुड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि गरीब, अपंग और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार वाद कारण तथा पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्रवाई और लोकहित में कार्रवाई ने ले लिया। जनहित याचिका की विशेष बात यह है कि न्यायालय अपने समस्त तकनीकी तथा कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर भी कार्यवाही कर सकता है। जनहित याचिकाओं का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में किया गया था। सबसे पहले भारत में नहीं हुआ, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत में इसका प्रारंभ भागलपुर जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुआ था। बिहार की इस जेल में अन्य जेलों के सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी अदालत की कार्यवाही के बिना ही वर्षों से जेल में रुग्ण अवस्था में, बीमार अवस्था में पड़े हुए थे। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे कार्य किए गए जिससे जनता के सामान्य हितों को काफी हानि हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए समाज में बुद्धिजीवियों, वकीलों और अनेक प्रगतिशील स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने नागरिकों को अनेक गंभीर मामलों में राहत पहुंचाने का कार्य किया। तो जनहित याचिकाओं का महत्व क्या है? पहला, इससे सामान्य जनता की आसान पहुंच होती है। जनहित याचिकाओं द्वारा आम नागरिक भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जनहित याचिकाओं के लिए किन्हीं विशेष कानूनी प्रावधान के चक्कर में नहीं उलझना पड़ता, सीधे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अपना वाद योजित कर सकता है। निर्णय शीघ्र होता है। इसमें जनहित याचिकाओं पर न्यायालय तुरंत न्यायिक प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है और उन पर जल्दी ही सुनवाई भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 और 32 की राज्य द्वारा अवज्ञा के मामलों में बहुत ही अधिक गंभीरता से लिया गया है। जनहित याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई के कारण बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाता है। प्रभावी राहत। अधिकांश जनहित याचिकाओं में यह देखने को मिलता है कि इसमें पीड़ित पक्ष को बहुत अधिक राहत हो जाती है तथा प्रतिवादी को सजा देने का भी प्रावधान है और इसमें व्यय भी कम होता है, क्योंकि बहुत कम व्यय में न्यायिक प्रक्रिया जो इसके लिए है वो सामान्य सी न्यायिक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके तहत बहुत कम व्यय खर्च करना पड़ता। तो ये तो थे जनहित याचिकाओं के महत्व। लोक अदालत। भारत में न्याय व्यवस्था की दशा बड़ी शोचनीय है बच्चों। देश के न्यायालयों में लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित पड़े हैं, यानी लगे हुए हैं, जिन पर कोई निर्णय नहीं होता। दीवानी न्यायालयों में 15-20 वर्ष पुराने मुकदमे आज भी निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही विचाराधीन मुकदमों की संख्या 2.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत में मुकदमेबाजी एक अभिशाप बनकर रह गई है। अतः जनता को सस्ता, सरल और यथाशीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने इस ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें लोक अदालतें स्थापित करने और निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने की सिफारिश की गई। वास्तव में लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है, जिसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या राजपत्रित अधिकारी एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में आसीन रहते हैं। इन अदालतों में वादी और प्रतिवादी द्वारा वकील नहीं किए जाते, बल्कि स्वयं वो उनके सामने उपस्थित होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसका संशोधन 2002 में हो चुका है, इसके द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया। वर्तमान में देश के लगभग सभी जनपदों में लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। इन अदालतों द्वारा अब तक 1 करोड़ 43 लाख से भी अधिक वादों का निपटारा किया जा चुका है।
ऐसे फौजदारी मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता होना संभव नहीं है, दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों द्वारा लागू होते हैं। ये निर्णय अंतिम होते हैं और इसके विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। न्यायपालिका और संसद। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया था कि न्यायपालिका और संसद को अलग रखा गया है। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव में संविधान का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा में नहीं थे, उन्हें भी अब इस सीमा में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां। ये सभी विषय पहले न्यायपालिका के अधीन नहीं थे। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की सीमाओं को निर्देश दिए, जैसे उसने हवाला मामले में या नरसिम्हा मामले में इस तरह के अनेक निर्णय प्रस्तुत किए। भारतीय संविधान शक्ति की सीमित विभाजन और तथा अवरोध और संतुलन का एक महीन सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की दृष्टि से सर्वोच्च संस्था है, कार्यपालिका उसे लागू करने के लिए, और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और ये निश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बाद भी संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। संविधान लागू होने के तत्काल बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधार को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के बीच विवाद के केंद्र में कुछ बिंदु हैं, जैसे निजी संपत्ति के अधिकार का क्षेत्र क्या है, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने के लिए संसद की शक्ति का क्षेत्र क्या है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का क्षेत्र क्या है, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो भूमि सुधार संबंधी अनेक कानून बनाए गए और इन कानूनों के बाद ऐसा स्पष्ट हुआ कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच कुछ विवाद है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। इस निर्णय में विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति बदल गई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन 1989 से हटा दिया गया और इससे शासन में दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। अर्थात विधायिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो आपस में अंतर संबंधित हैं, लेकिन न्यायपालिका को पूरी तरीके से अलग रखा गया है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय कर सके और देश की जनता को न्याय प्राप्त हो सके। तो इन मंतों से स्पष्ट होता है कि भारत के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना अधिक संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग को दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना अधिक आवश्यक है। बच्चों, ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न: देश में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? देश में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? क्या है बच्चों? जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये आप कर सकते हैं। लोक अदालतों को स्पष्ट कीजिए, ये भी आप बता सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, ये आपके
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, चौथा और पांचवा। जनहित याचिकाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है। ये आपके अभी जो मैंने समझाया उसी से संबंधित। इन सभी प्रश्नों को कॉपी में कर लीजिए बच्चों। जो प्रश्न ना समझ में आए तो आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में संघवाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, फेडरलिज्म 7th चैप्टर शुरू करेंगे, संघवाद। केवल खंड क में आपके 3 चैप्टर शेष हैं, संघवाद, संविधान एक जीवंत दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो अब हम लोग संघवाद शुरू करेंगे, फिर 2 चैप्टर आपके रह जाएंगे। अगर 7th चैप्टर आपका नवंबर में कंप्लीट कर देंगे और बाकी दोनों चैप्टर आपके दिसंबर में, तो आपका पार्ट 1 जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।